हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीराम एजुकेशन सेंटर क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी और साइंस का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। और आपका पार्ट 2 फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट्स किए थे और सेकंड दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, देखो, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट एक वो पाथ होगा जिससे इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट फ्लो होता है। जैसे लाइट का वायर्स है तो आपने स्विच ऑन किया, यहाँ पर सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया, बल्ब या फैन, तो जब आप ऑन करेंगे इसमें से करंट फ्लो होगा, तो उसमें से जिसमें से करंट फ्लो होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। उसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें से एक करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट किसकी चीजों से मिलकर बना होता है? आ सेल और बैटरी। सेल और बैटरी है जहां से आपका करंट फ्लो हो रहा होगा। आ लोड, लोड मतलब तभी पता चलेगा आपका डिवाइस ये करंट प्रॉपर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि फैन लगा होगा उसमें या बल्ब लगा होगा। तो आ लोड लाइट बल्ब और अदर अप्लायंसेस। स्विच, स्विच किसके लिए? टू की टू ओपन और क्लोज, उसको बंद या ओपन करने के लिए आपका स्विच लगा होगा। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, आ सेल और a बैटरी, आ लोड और आ स्विच। सर्किट डायग्राम जो रिप्रेजेंट करते हैं आप किस टाइप से करते हैं, अभी मैं सिंबल भी रिप्रेजेंट करूंगा ईच कंपोनेंट की, मतलब कैसे कैसे हम करते हैं। इट इज अ सिमेट्रिक डायग्राम। एक सिमेट्रिक डायग्राम्स होते हैं जिसको हम प्रिपेयर करते हैं विच रिप्रेजेंट द रिलेटिव पोजीशन एंड कनेक्शंस ऑफ वेरियस सर्किट कंपोनेंट। जैसे सेल है, सेल कैसे रिप्रेजेंट करती हैं आप? ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करती हैं, जिधर छोटी लाइन होगी ये वाली, इधर माइनस साइन होता है, ये बड़ी लाइन होती है एक, इसमें इधर पॉजिटिव साइन होता है। तो आपका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बड़ी वाली लाइन ये वाला रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो ये की होगी, की टू ओपन और क्लोज। ये आपके पास इतना हो गया। यहाँ पर करंट मेंशन करते हैं आई, जब इसको ओपन करेंगे तो करंट इसमें से फ्लो होगा ऐसे। ये सपोज एक आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये बल्ब हो गया, बल्ब का सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका एमीटर लगा है। इस फंक्शन की प्रोग्राम करेंगे तो इस टाइप से अभी मैं हर एक टर्म्स का क्या सिंबल है, सेल का क्या सिंबल है, की का क्या सिंबल है, इस सिंबल को अभी रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, देखो सर्किट डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आप। तो सिमेट्रिक डायग्राम्स हो गया विच रिप्रेजेंट द रिलेटिव पोजीशन एंड कनेक्शंस ऑफ द वेरियस सर्किट्स कंपोनेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देखिए अगर सिंबल का तो ऐसे होता है। देखो इलेक्ट्रिक सेल्स होगा, इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बोला था कि एक छोटी लाइन होती है, इसमें थोड़ी ग्रेटर होती है, स्मॉल लाइंस नेगेटिव साइन, और ग्रेटर लाइन जो होगी बड़े पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करती है। बैटरी होगी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, 2 या 2 से ज्यादा सेल से मिला के आपका बैटरी बनता है। तो ऐसे सेल आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। स्विच और प्लग की, ओपन द सर्किट, ओपन की होगी तो ओपन द सर्किट ऐसे हो जाएगा। और क्लोज की, अगर यहाँ पर स्विच और प्लग की टू क्लोज के लिए ये सिंबल आ जाता है। वायर जॉइंट्स होंगे तो ऐसे होगा कि यहाँ पे वायर जॉइंट्स हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टर और रेसिस्टेंस, रेसिस्टर का भी डेफिनेशन लिखवाने वाला हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टर या रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेसिस्टेंस एक वो टेंडेंसी होती है जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। देखो जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा, सपोज इसे कॉपर या मान लिया आयरन ही है, इसके अंदर इधर से करंट फ्लो करेंगे तो इधर की साइड करंट पास होगा। लेकिन अगर ये प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक का पेन, इधर से करंट फ्लो करेंगे तो इधर की साइड करंट नहीं आएगा, बिकॉज इट इज अ बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर को आप इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बैड कंडक्टर इंसुलेटर है, तो इधर से करंट पास कराते हैं तो इधर नहीं जाता है दूसरी साइड। तो इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस हाई है। और जिसमें करंट आपका कॉपर का वायर होगा, बाहर से तो प्लास्टिक का वायर होता है लेकिन अंदर का पार्ट उसका कैसा होता है? कॉपर का होगा। तो उसमें से कॉपर का होगा या सिल्वर होगा, तो जिस भी मेटल का होगा, तो इसका मतलब जो जितना ज़्यादा अच्छा मेटल होगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा कंडक्टर होगा, तो वो एक साइड से दूसरी साइड करंट का फ्लो उतना ही अच्छा करेगा। इसका मतलब जिसमें जितना अच्छा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका रेसिस्टेंस हाई होता है। इस पेन के अंदर अगर आप इधर से करंट छोड़ेंगे, इस साइड नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस हाई है। ये सूखा पेपर है, इस सूखे पेपर पर इफ यू फ्लो द करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो इस कॉर्नर पर अगर रिलीज करते हैं तो यहाँ पर करंट का फीलिंग नहीं होगा जब तक ये पेपर गीला नहीं होगा। तो सूखे पेपर पर करंट का एक्सपेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस भी कैसा है? हाई। तो रेसिस्टेंस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक रिलेशन होता है कि इफ रेसिस्टेंस हाई,
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लो, इफ रेसिस्टेंस लो देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हाई। इसका सिंपल सा मीन्स है कि जो जितने ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, जिनमें अच्छा करंट फ्लो होता होगा, उनका रेसिस्टेंस कैसा होता होगा, उनका रेसिस्टेंस आपका लो होता होगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आई होप पहला वाला पॉइंट इसका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये बेस पॉइंट से इस चैप्टर की अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो आपका कहीं से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज ओम लॉ। ओम्स लॉ क्या है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके यूनिट्स एग्जाम के लिए भी और बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए भी। दिस टर्म्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ओम्स का लॉ क्या है। ओम्स का लॉ है, देखो यहाँ पर ओम्स लॉ मेंशन करते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, इस लॉ के according to this law, the electric current flowing through a conductor, electric current, according to this law, electric current flowing through a conductor according to this law, electric current flowing through the conductor, electric current जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। अप्लाइड ऐसे मेंशन कर लेते हैं, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड व्हेन फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशंस मान लेते हैं लाइक टेम्परेचर आर कांस्टेंट, जैसे टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा तो ओम्स लॉ के लिए आपने फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एक करंट के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V होता है। फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो पॉइंट्स के बीच का जितना पोटेंशियल होगा वो आपका उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिक करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट आपका यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि I है तो हम बोलेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ऐसा ही तो था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू, अगर y लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इफ वैल्यू ऑफ y इज 2 देन x इक्वल टू, वैल्यू ऑफ y इज 3 देन x इक्वल 3, वैल्यू ऑफ y इक्वल 4 x इक्वल 4, क्योंकि x इक्वल y है। इसका मतलब है जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज होती है x ऑल्सो इंक्रीज, अगर y को डिक्रीज करोगे तो x ऑल्सो डिक्रीज। तो इससे रिलेशन को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो यहाँ पे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, वैल्यू ऑफ x इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ y। अगर आप x इक्वल 1/y लिखते हैं इसका मतलब है x इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/y। अगर हम y की वैल्यू को ज्यादा करेंगे तो x की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर y की वैल्यू को लेस करेंगे x की वैल्यू मोर हो जाएगी। ऐसा रिलेशन आपका इनवर्स रिलेशन होता है। तो हमने तो मेंशन किया था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड व्हेन द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर आर कांस्टेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका V, I होता है करंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको आप R बोलते हैं, और इस R को ही आप क्या बोलते हैं, वेयर R इज द रेसिस्टेंस, वेयर
R इज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जहां पर R आपका रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपका बहुत अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा चैप्टर के, और थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, 2 मार्क्स का आ जाता है कभी कभी ये। तो वेयर R इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आप रेसिस्टेंस का डेफिनेशन देखो, मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था और यहाँ मेंशन भी कर देते हैं। तो आई होप ओम्स लॉ आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप बस ये आइडेंटिटी को रिमेंबर कर लेंगे, थ्योरी लर्न करने की जरूरत नहीं है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या होता है आपका करंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied across its end when the physical condition like temperature are constant। ठीक है, ये कांस्टेंट रखते हैं आप, तो यहाँ पर आपने कांस्टेंट रखा है इनको। तो हमने क्या मेंशन किया, आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, करंट क्या होता है I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया, यहाँ पर एक सिंबल आ गया R कांस्टेंट, और इसी R को आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। दैट्स डन, यही आपका ओम्स लॉ है। बस इतना ध्यान रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको हटाना है, यहाँ पर R आ जाएगा, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बस दैट्स ओम्स लॉ, इतना ओम्स लॉ होता है आपका। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है और कोई भी डाउट्स है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज द रेसिस्टेंस। जो आया ये रेसिस्टेंस है क्या, लेट अस चेक रेसिस्टेंस। देखो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ एनी कंडक्टर। रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो टेंडेंसी है विच रेसिस्ट या विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का रेसिस्ट करती है, अपोज करती है। अभी देखो ये पेन तो एक बेड कंडक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें बेड कंडक्टर मतलब प्लास्टिक का है, ये इधर से करंट छोड़ोगे तो इस साइड तो करंट नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब ये बेड कंडक्टर है, तो इसका रेसिस्टेंस कैसा होगा, हाई होगा। अगर यही आपका आयरन का रोड है या कॉपर का है, इसमें इधर से करंट छोड़ेंगे तो दूसरी साइड करंट एकदम से बेटर आएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप हैंड से टच करेंगे तो आपको करंट फील होगा फिर, तो इसका मतलब है कि ये करंट को अच्छे से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस लो है। तो सिंपल सा एक आपको पॉइंट्स रिमेंबर रखना है, अगर इसमें फ्लोइंग ऑफ करंट हाई है तो इसका रेजिस्टेंस होगा लो, इसका फ्लोइंग ऑफ करंट लो है, इसका रेजिस्टेंस होगा, अगर फ्लोइंग ऑफ करंट लो है तो रेसिस्टेंस हाई होगा। अब ये ड्राई पेपर है, इसमें इधर से इधर करंट छोड़ेंगे आप तो क्या होगा कि करंट दूसरी साइड नहीं जाएगा जब तक ये पेपर भीगा नहीं होगा, इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस कैसा है, हाई। तो फ्लोइंग ऑफ करंट इज लो देन रेसिस्टेंस इज हाई, इफ द फ्लोइंग ऑफ करंट इज हाई देन रेसिस्टेंस विल बी लो, तब रेसिस्टेंस आपका लो। क्लियर हो गया। तो रेसिस्टेंस क्या हो गया कुल मिला के आपका, रेसिस्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहां मेंशन करते हैं इसमें रेसिस्टेंस को, रेसिस्टेंस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है, कंडक्टर मतलब जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। It is a property of conductor which oppose or resist the electric current। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करती है, resist the electric current। अभी अगर आप कुल मिलाकर देखें, it is denoted by R, इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, it is denoted by R, इसको आप R से डिनोट करते हैं, denoted by R, इट इज डिनोटेड बाई आर, आर से डिनोट करते हैं, इट्स एसआई यूनिट। रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है, हमारी साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हर एक का एसआई यूनिट होता है, हर एक यूनिट्स का। तो इट्स एसआई यूनिट इज, हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका एक एसआई यूनिट होता है, तो इसका यूनिट होता है ओम, और जिसका सिंबल क्या होता है, एस, पाई के जैसे मिलता है। तो इट्स एसआई यूनिट इज ओम। कुल मिला के अगर आप देखें तो अगर हम नॉर्मल एग्जाम्पल लें कि जहां पर रोड ब्रेकर्स नहीं होते तो लोग एकदम से दौड़ते जाते हैं, ऐसे ही आपका अगर सपोज ये एक अच्छा कंडक्टर है, इसमें अगर एक ब्रेक्स नहीं लगा होगा तो करंट तो एकदम से दौड़ता जाएगा, उस करंट को बैलेंस करते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस एक इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी टर्म है, जो करंट के कंट्रोल को हम ऐसे कर सकते हैं कि करंट को कंट्रोल करते हैं।
तो रेसिस्टेंस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच अपोज द रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट जो है दैट इज ओम। इसका एसआई यूनिट कितना होता है? ओम होता है। क्लियर हो गया? अब ओम क्या है यहाँ पर आप मेंशन करेंगे 1 ओम। तो 1 ओम मेंशन करते हैं, पॉइंट्स 1 ओम। ओम्स की डेफिनेशन भी मेंशन कर लेती, ठीक है। ओम में मेंशन करेंगे इट इज सेड टू बी 1 ओम। इट इज said to be 1 ohm ये बोला जाएगा आपका कि 1 ohm if a potential difference of 1 volt, if a potential difference of 1 volt, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, across the ends of conductor makes a current of 1 ampere, makes a current of 1 ampere। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, जो आपका 1 ओम होता है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब प्रोवाइड करेगा तो 1 एम्पियर का करंट भी आएगा। तो इसका ऐसे यूनिट मेंशन कर सकते हैं, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, ऐसे। क्लियर हुआ? तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होते हैं। तो 1 ohm it is said to be 1 ohm if a potential difference of 1 volt across the ends of conductor makes a current of 1 ampere। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसके दोनों एंड्स पर 1 एम्पियर का करंट बनाता है, देन इट इज सेड टू बी 1 ओम, उसी को 1 ओम बोला जाता है। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर। 1 ओम को आप वोल्ट पर एम्पियर भी मेंशन कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओम का डेफिनेशन, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, तो ये आपका ये पॉइंट्स था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं, फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस ईयर। इस ईयर के लिए आपका यूनिट जो टेस्ट होते हैं उसके लिए और बोर्ड के एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द फैक्टर्स ऑन व्हिच resistance of a conductor is depend, resistance of a conductor is depend। तो वो फैक्टर जिन पर एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस ईयर। इस पर पहले से ही इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे और इस पार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पर, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? अभी तक कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन, एनी कमेंट? कहीं पर भी कोई डाउट्स लगेगा, कंफ्यूजन लगेगा, आप सेपरेटली भी मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड। वो फैक्टर जिनमें कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप मेंशन करेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला पॉइंट फर्स्ट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो देखो आप ऐसे ध्यान रखते हैं, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो रेसिस्टेंस इज ओ एल, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। हमारा जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना कंडक्टर का आप लेंथ इंक्रीज करेंगे उतना रेसिस्टेंस हाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर सपोज देखो इसका लेंथ कम है
आपने इधर से इधर करंट फ्लो किया तो इसमें 5 एम्पियर का करंट इधर से छोड़ा था, इधर 5 एम्पियर आ गया। अगर ये एक अच्छा कंडक्टर होगा तो इसका लेंथ आपने एक सिटी से दूसरी सिटी में ले गए, एक सिटी से आपने 10 एम्पियर का करंट आपने रिमूव कर दिया, रिलीज कर दिया उसके भीतर। अब दूसरी सिटी बहुत दूर है, लार्ज डिस्टेंस पर, तो क्या 10 एम्पियर का करंट छोड़ा है 10 एम्पियर का दूसरे कॉर्नर पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जितना मटेरियल का लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो वो मटेरियल भी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, मटेरियल भी तो इलेक्ट्रिसिटी को खाएगा, और जितना लेंथ बढ़ता जाएगा वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को खाएगा। इसका मतलब दूसरे कॉर्नर पर हो सकता है कि करंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो वायर ही कंज्यूम कर जाए, बहुत लेस अमाउंट में डिम लाइट या बहुत कम लाइट दूसरे कॉर्नर पर जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी तो इंक्रीज हो जाएगी। रीज़न क्या हुआ कि उस मटेरियल ने उसकी लेंथ आपने इंक्रीज कर दी तो उसका इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम कर लिया। इसका मतलब रेसिस्टेंस होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब स्लो हो जाता है तो रेसिस्टेंस हाई होता है। इसका मतलब जितना आप लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं करंट का फ्लो कैसा हो गया? कम हो गया। तो जैसे जैसे आपने लेंथ इंक्रीज किया फ्लो ऑफ करंट आपका यहाँ पर लेस हो गया। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस हाई हो रहा है, तभी तो करंट कम पहुंचेगा दूसरी साइड। जब दूसरी साइड करंट कम पहुंचता है तो रेसिस्टेंस उसको बोला जाता है हाई। तो एज द लेंथ इज इंक्रीज द रेसिस्टेंस इज ऑल्सो हाई। अब जब एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज भी बढ़ती है उसको बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कंडक्टर की लेंथ की। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन बना लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। सेकंड मेंशन करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड मेंशन करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया का ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू किसके? रेसिस्टेंस के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेसिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जितने एरिया पर आप करंट रिलीज कर रहे हैं, अगर ज्यादा एरिया पर कर रहे हैं ज्यादा करंट आएगा, लेस एरिया पर कर रहे हैं लेस एरिया आएगा। ये दोनों का रिलेशन कैसा होगा? ज्यादा एरिया पर कर रहे हैं तो ज्यादा करंट आएगा तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आपका एक मटेरियल की टेंडेंसी तो होती है, ठीक है, करंट पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन हम फ्लोइंग ऑफ करंट अच्छा है तब बोलते हैं कि रेजिस्टेंस लो है, और फ्लोइंग ऑफ करंट उसमें बैड है तब बोलते हैं कि रेजिस्टेंस आपका बहुत हाई है। तो ये एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज 1/सेकंड। ये एरिया कौन सा है? जहां पर आपने करंट को रिलीज किया, ठीक है। तो यहाँ मेंशन किया आपने कि रेजिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं, देखो दिस इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। आया? देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था, R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/A हो रहा है, तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो L/A हो गया। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है ना, R ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो गया, ये आ गया। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं, व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R इज इक्वल टू एक साइन और आ जाता है रेसिस्टिविटी का, तो ये इसको बोलते हैं रो। ऐसे P के जैसे साइन होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो R इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी रो इनटू L/A, वेयर रो आपका एक कांस्टेंट है नोन एज रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो यहां मेंशन करेंगे रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर यहां ऐसे मेंशन करते हैं रो इज
आ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शन का साइन हटा के लगाया ना इसको, तो रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको बोला जाता है। प्रोपोर्शन का साइन हटा के आपने इसको लगाया, तो ये रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नॉन एज रेसिस्टिविटी, इसको आप रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, एंड नॉन एज रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इसी को आप रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल भी बोलते हैं। अच्छा, इसका एसआई यूनिट निकालने के लिए आ जाता है कभी कभी, कैसे कैलकुलेट करोगे एसआई यूनिट? देखो इसका जो एसआई यूनिट बनाते हैं आप, देखो मुझे रो की वैल्यू निकालनी है, आर कितना आया था, ये रफली वर्क करते हैं, हमें सिर्फ यूनिट लिखनी होती है, लेकिन हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, अगर एग्जाम में भूल जाओ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होते हैं। अगर मैं रेसिस्टिविटी की वैल्यू निकालता हूं तो ए का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर इंटू ए, एल आ जाएगा अपॉन में, रेसिस्टेंस का यूनिट लास्ट में मैंने बताया था ओम, एरिया कितना होता है एल इंटू बी, एरिया लेंथ का m, इसका b का भी m, तो मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होते हैं, ये लेंथ है तो मीटर आ जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट कितना है, एसआई यूनिट इज ओम मीटर। आई होप इट इज क्लियर, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये आपके पास रेसिस्टिविटी का यूनिट आया एसआई कितना, ओम मीटर। तो पूरा पॉइंट्स था आपके पास, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ से चेक करते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड, वो फैक्टर जिन पर कंडक्टर डिपेंड करता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए, पूरा होप है कि ये क्वेश्चन आपका आएगा बोर्ड में। तो ये वाले क्वेश्चंस को मैं 99.9% फॉर द बोर्ड एग्जाम्स उसके लिए मेंशन करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, और दूसरा एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, आर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/a। दोनों इक्वेशन से आपने क्या रिजल्ट निकाला, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a, तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो रेसिस्टिविटी का सिंबल आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनटू l/a, वेयर रो ये जो सिंबल आया P के जैसा मिलता जुलता, तो ये रो इज अ कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नॉन एज रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इसका ऐसा यूनिट कितना हो जाता है, ओम मीटर हो जाता है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप बहुत अच्छे से ये वाला पॉइंट्स भी आपका क्लियर हुआ होगा रेसिस्टिविटी का। अच्छा, रेसिस्टिविटी क्या हो जाता है इसको चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेसिस्टिविटी। तो यहां मेंशन करेंगे आप रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी है, द रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड, रेसिस्टिविटी of a material does not depend, resistivity of a material does not depend, किस पर डिपेंड नहीं करती है, on its length or thickness, on its length or thickness, इसकी लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो बट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, बट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर। देखो लेंथ पर तो डिपेंड करती ही नहीं है, हमने अभी तो मेंशन किया था यहाँ पर कि रेसिस्टिविटी का जो यहाँ पर मेंशन किया आपने कि जैसे आपके पास रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आपका ये वैल्यू इसका डिक्रीज होता है, मतलब रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। तो लेकिन रेसिस्टिविटी आपका एक सब्सटेंस का रेसिस्टिविटी नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, उसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है और थिकनेस, बट इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस कि वो सब्सटेंस किसका बना है, जैसे आयरन का, कॉपर का,
उस पर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट देयर रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसका एसआई यूनिट अभी मैंने लास्ट में क्लियर कर ही दिया आपको, कितना होता है, एसआई यूनिट इज ओम मीटर। इसका जो एसआई यूनिट होता है ओम मीटर्स होते हैं। एसआई यूनिट्स जरूर रिमेंबर करें, रेजिस्टेंस का ओम हो गया, एसआई यूनिट रेसिस्टिविटी का ओम मीटर्स हो गया। तो आई होप इतना पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। और इस रेसिस्टिविटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स भी जरूर आता है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, रेसिस्टिविटी का ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। तो एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, यू कैन डायरेक्टली सेंड मी बी और डायरेक्टली डिस्कस विद मी ऑन 9758329641। सभी के पास नंबर ऑलरेडी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।